हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इनवाइट किया है डॉक्टर मिताली वसावड़ा, जो हेलो। गायनेकोलॉजिस्ट है। और हम बात करेंगे स्टरिलिटी के बारे में। स्टरिलिटी यानी गर्भ नहीं रहना या तो प्रेगनेंसी रखने में प्रॉब्लम होना है। डॉक्टर मिताली वसावड़ा हमारे साथ पहले भी इस वीडियो में उन्होंने प्यूबर्टी के लिए बात की थी। आज वो स्टरिलिटी के लिए बात करेंगे। डॉक्टर मिताली वसावड़ा, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं कि जब स्त्री मैरिड होती है तो उसका एक सपना होता है कि माँ बनने का। उसका ही क्या, राइट, पूरे घर का एक सपना होता है कि जल्दी से घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा आ जाए। लेकिन राइट, कोई राइट। वजह से ये उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तब हमारा समाज स्त्री को ही ब्लेम करता है। तो आप करेक्ट। क्या बताओगे इसके बारे में? वेल, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इस धारणा का। जैसे और सारी सोशल इनइक्वालिटीज हैं, उस तरह से ये एक सोच है जो कंप्लीटली गलत है और उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। क्योंकि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए दोनों पार्टनर्स का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट केसेस जो इनफर्टिलिटी के होते हैं उसमें आधे टाइम औरत के कोई पार्ट्स में या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से कंसीव नहीं हो रहा है। 50% ऑफ द टाइम्स मेन के कोई प्रॉब्लम्स की वजह से कि स्पर्म काउंट लो है, इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है, और कई कारण है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स मेन को भी होते हैं, उसकी कारण हो सकता है। और कुछ मात्रा में ऐसे भी केसेस होते हैं कि दोनों में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। और कुछ एकदम केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें दोनों पार्टनर्स नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी फर्टिलिटी इश्यू हो जाता है, जिसको हम इन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का टैग देते हैं। तो इस प्रकार से वेरियस रीजंस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकते ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बात तो जाहिर है कि स्त्री अकेली जवाबदार नहीं है। पुरुष भी एब्सोल्युटली, जवाबदार हो सकते हैं, या तो दोनों में इक्वली। प्रॉब्लम हो सकती है, या तो कोई नई रीजन हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमें राइट, अपनी स्त्रियों के प्रति जो देखने का रवैया है वो चेंज करना पड़ेगा। अब एब्सोल्युटली। मैं डॉक्टर मिताली ये पूछना चाहूंगा कि अगर किसी ने तय किया कि हमें प्रेगनेंसी रखनी है या तो बच्चा चाहिए, तो कितने टाइम तक उनको वेट करना चाहिए? अगर वो टाइम लिमिट बताइए। अगर वो टाइम लिमिट में नहीं हुआ तो फिर उनको गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। राइट। अब नॉर्मली हमारा जो कट ऑफ है वो 1 साल है। तो अगर एक कपल है जो हफ्ते में 3 बार कम से कम रिलेशन रखते हैं या इंटरकोर्स उनका होता है, और वो कंटिन्यूसली साल भर के लिए उसी फ्रीक्वेंसी में चलता है, तो ऐसे कपल्स 85% ऑफ द टाइम्स 1 साल के अंदर अंदर कंसीव कर लेते हैं। जो बचे हुए हैं वो लोग अगले 1 साल के अंदर 95% वो लोग जो हैं वो कंसीव कर लेते हैं। तो 2 साल के अंत में सिर्फ 5% ऐसे लोग बचते हैं जिनको कोई टाइप की इन्वेस्टिगेशन टेस्ट की जरूरत पड़ती है, और कंसीव करने के लिए शायद उनको कुछ मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो 1 साल के बाद डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि 2 साल तक वेट करना चाहिए? अभी उसमें ये बहुत इंडिविजुअल वे में उसको आप देख सकते हो। अगर आपकी एज अराउंड 30-35 है और आपको कंसीव करना है जल्दी, क्योंकि कभी सोशल प्रेशर्स होते हैं, कभी कपल्स खुद चाहते हैं कि हम एक उम्र के पहले कंसीव कर ले और बेबी हो जाए, तो आपकी अर्जेंसी कितनी है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। कुछ कपल्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो शादी के 3-4 महीने के अंदर आ जाते हैं, और उनको टेस्ट करके एक बार देख लेना था कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो भी जायज है, आप वैसा भी करवा सकते हो। कुछ कपल्स प्री प्रेगनेंसी, तो सपोज शादी होने वाली है महीने 2 महीने में, उसके पहले दोनों जो कपल है वो आके अपने सारे टेस्ट करवा लेते हैं कि भाई हम शादी करेंगे, बेबी का प्लानिंग करेंगे, तो उसके पहले हम दोनों में कोई पहले ही प्रॉब्लम हो तो वो पता लग जाए। तो हर एक जन का ये जो देखने का रवैया होता है, उनकी जो नीड्स होती है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी टाइम गलत है। आपको अगर कंसर्न लगता है तो आप जल्दी भी जा सकते हो, एक बार टेस्ट करके सब क्लियर करवा सकते हो, बट आइडियली 1 साल तक आप फ्रीली अगर रिलेशन में हैं तो कंसीव अपने आप हो जाता है। ओके, आपने बताया कि हफ्ते में 3 एक बार मिलना चाहिए, इंटरकोर्स करना राइट, चाहिए। उसके कोई करेक्ट। खास डेज बता सकते हैं आप कि इस डेज में आप इंटरकोर्स करो तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है? राइट। अब प्रेगनेंसी के चांसेस तो पूरे मंथ में रहते हैं, पर अगर हम ये जानना चाहें कि सबसे ज्यादा चांस कब है,
तो ये जो पीरियड है वो ओव्यूलेशन के आसपास का है। ओव्यूलेशन का मतलब ये है कि स्त्री की जो ओवरी है, अंडे की थैली है, उसमें से स्त्री बीज अलग होके गर्भाशय की तरफ जब आगे बढ़ता है, वो जो समय है उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब अगर हम ये मान ले कि जो लेडी है उनके साइकिल्स एकदम नॉर्मल है, लेट्स से जो सबसे नॉर्मल साइकिल है वो अराउंड 28 दिन के 30 दिन के होते हैं, तो सपोज वो लेडी को महीने के 14वें 15वें दिन पे पीरियड का पहला दिन है, तो आप मान सकते हैं कि उसके 14 दिन पहले, मतलब महीने के पहली दूसरी तारीख को उनको ओव्यूलेशन हुआ है। तो आपके अगर साइकिल्स नॉर्मल है तो मिड साइकिल जो होता है वो नॉर्मली ओव्यूलेशन होता है, तो उसके 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक जो टाइम है वो फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो हम मानते हैं। इसका कारण ये है कि वो समय में अंडा एक तो अवेलेबल होता है, 2-3 दिन अंडा वायबल रहता है, मतलब कि वो फर्टिलाइज हो सकता है, और उसके बाद जो अंडे का डिस्ट्रक्शन है वो शुरू हो जाता है। दूसरी बात, स्पर्म्स जो है वो लेडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 5-6 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो समय में अगर एग है और स्पर्म अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने जो बताया कि पीरियड नॉर्मल हो तो मिड साइकिल में, मतलब आप समझो कि 12 से 17 दिन वाला पीरियड जो है वो करेक्ट, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहां राइट। पीरियड्स रेगुलर नहीं होता है, ऐसे समय में ऐसा कुछ कैलकुलेशन हो सकता है कि वहां कुछ हम फिक्स नहीं बोल सकते हैं? करेक्ट। तो ओव्यूलेशन कब हो रहा है वो देखने के लिए बहुत सारे दूसरे भी मेथड्स हैं, पर अगर हम पहले साइकिल की ही बात करें तो जो अंतराल है पीरियड के पहले दिन से लेके ओव्यूलेशन के बीच का, जो रिवर्स में है, वो नॉर्मली हमेशा 14 डेज का होता है। जो वेरिएशन आता है वो पीरियड आने के बाद का, जो मतलब फॉलिकुलर फेज है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो सेकेंड हाफ है वो नॉर्मली हमेशा 14 दिन का रहता है। तो वो सपोज आपका एक साइकिल 30 डेज का है, अगले बार आपको 32 डेज का साइकिल है, उसके बाद आपको 28 डेज का साइकिल है, तो वो तीनों साइकिल की आप एवरेज निकाल के जो एवरेज साइकिल टाइम है वो पकड़ के उससे 14 डेज माइनस कर दीजिए, उसके आसपास आपका फर्टाइल पीरियड हो जाता है। दूसरी चीज, बेसल बॉडी टेम्परेचर करके टेस्ट है जो आप खुद कर सकते हैं। रोज सुबह उठ के आपको ब्रश करना या नहाने धोने के पहले आपका टेम्परेचर ले लेना है। ओव्यूलेशन के कुछ समय पहले टेम्परेचर आपका 0.5 से 1 डिग्री तक बढ़ा हुआ होता है। तो ये एक दूसरा मेथड है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स अब तो बाजार में एलएच किट्स और बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो जिससे आप आपका टेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो लेडी के अंदर से स्त्राव आते हैं, वाइट डिस्चार्ज आता है, वो ओव्यूलेशन के आसपास एकदम पतला सा डिस्चार्ज आता है, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि शायद ओव्यूलेशन आसपास है। कुछ कुछ लेडीज को ये भी होता है कि थोड़ा सा पेट में दर्द जैसा होता है, किसी किसी को थोड़ा स्पॉटिंग हो जाता है, तो ये सारे इंडिकेटर्स मिड साइकिल या ओव्यूलेशन को दर्शाते हैं। तो ये ओव्यूलेशन का जो भी आपने बताया, टेम्परेचर देख के या एवरेज निकाल के या डिस्चार्ज पर से, उस तरह से करके अगर ये समय को ध्यान में रख के अगर इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अब रीजन राइट, क्या होता है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं रहती है, उसके मुख्यत्वे रीजन क्या होते हैं? करेक्ट। अब जैसे हमने पहले ही बात की कि इसके रीजन मेल साइड के हो सकते हैं, फीमेल साइड के हो सकते हैं। तो नॉर्मली जब कपल इवेल्युएशन के लिए आते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका एज क्या है, कोई कोमॉर्बिडिटीज है, कुछ और है। तो वो पहले हम करेक्ट करना पसंद करते हैं। सपोज डायबिटिक है तो वी वुड वांट टू कंट्रोल देयर शुगर फर्स्ट। सपोज थायराइड प्रॉब्लम है तो थायराइड लेवल नॉर्मल हो जाए। आजकल बहुत लोग ओबीस होते हैं, मतलब वजन उनका ज्यादा होता है, तो वजन को नियंत्रण में लेना। ऐसे बहुत रिसर्च हुआ है और ऐसा बहुत केसेस देखे गए कि 10 केजी वेट लॉस से ही ओव्यूलेशन नॉर्मली होने लगता है और नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी आप कुछ ना करें पर सिर्फ अपने वेट पे नियंत्रण रखें तो उससे भी आपका फर्टिलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है। दूसरी एक्सट्रीम है कि बहुत वेट कम है, या कोई लेडी है जो एथलीट है, बहुत फिजिकल एक्सर्शन का काम करते हैं, तभी भी उनके फर्टिलिटी लेवल्स थोड़े से इनहिबिट हो जाते हैं, तो इनको हम रिवर्स सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा वेट गेन कर लें, और जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5 से 25 के बीच में आप अगर रखते हैं तो वो हेल्थ वाइज भी सबसे बेस्ट है और फर्टिलिटी के लिए भी वो सबसे अच्छा है। फर्स्ट स्टेप जब हम उसके बाद लेते हैं वो है कि आपके हार्मोनल टेस्ट, आपका पूरा फुल बॉडी प्रोफाइल, एक सोनोग्राफी हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं।
तो बिना प्रिक किए या बिना आपको कोई इन्वेसिव प्रोसीजर किए जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो हम नॉर्मली करते हैं। इन टेस्ट में हम बेसिकली देखते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है, जिसका मतलब आपका AMH का नाम का जो हार्मोन है वो कितना है। ये बात काफी लोग जानते होंगे कि हर एक लेडी जो है वो एक सेट अमाउंट ऑफ एग्स के साथ या ओवरी में जो अंडे की मात्रा है उसके साथ पैदा होती हैं। हर महीने इसमें से कुछ अंडे जो है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जैसे उम्र बढ़ती है इन अंडों की क्वालिटी भी कम होती जाती है और उनकी मात्रा भी कम होती जाती है। तो अगर आप सिंपल एग्जांपल ले लें तो आपके पास बैंक में जितना पैसा है उतना आप उसको आराम से यूज कर सकोगे। सिमिलरली आपके ओवरीज में जितना रिजर्व है एग्स का उतना आपके लिए कंसीव करना इजी हो जाता है, उसके आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवेरियन रिजर्व का हम टेस्ट करते हैं। फॉलिकल ट्रैकिंग करके हम ओव्यूलेशन नॉर्मली हो रहा है कि नहीं वो देख सकते हैं, जो सोनोग्राफी द्वारा होता है। और कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं, सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स हैं, गर्भाशय की रचना में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारी चीजें हम नॉर्मली पहले बेस लाइन देख लेते हैं। मेरे पेशेंट्स को मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई जमीन पे आपको कोई फसल उगानी है तो अगर वो ऊपर नीचे आबड़ खुबड़ है तो उस पर फसल नहीं उगाते हैं, पहले उसको लेवल करते हैं, उसके अंदर प्लाविंग करते हैं और उसके बाद जो सीड बो करते हो तो उसके आपको उपज की चांसेस ज्यादा आ जाती है। तो इससे क्या है कि पेशेंट्स को भी आइडिया आता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम डॉक्टर के पास गए, हर एक टेस्ट करने का कारण क्या है, आपके फर्टिलिटी इश्यू के लिए रीजन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ये सारे प्रश्न आपके डॉक्टर को पूछना भी आपके लिए इतना ही अनिवार्य है। ओके, आपने एज की बात की। आप कोई हमारी बेटियों के लिए कोई एज बता सकते हैं कि इस एज में शादी करना ज्यादा बेटर है? क्योंकि आज सारे लोग कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, पहले अपने कैरियर को ध्यान देते हैं और काफी लेट मैरिज करते हैं। तो हमारी बेटियों के लिए कोई एज बता सकते हैं आप? राइट अभी नॉर्मली जो नॉर्मल विमेन है जिनको और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो नॉर्मली 30-35 के एज तक सारी चीजें नॉर्मली स्मूथली चलती है। दूसरी चीज जिसके लिए हम ये बोलते हैं कि बाय 30-35 प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए एक बार, वो इसलिए होती है कि जैसे 35 की एज क्रॉस होती है या 30 के बाद का जो समय है उसमें धीरे धीरे जो अंडे के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें भी एजिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो अनुवांशिक तौर पे अबनॉर्मल बेबीज होते हैं जिनको हम डाउन्स बेबीज बोलते हैं या ट्राइसोमीज बोलते हैं, ये सारे अनुवांशिक प्रॉब्लम्स के चांसेस जैसे एज होती है वैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हैविंग सेड दैट ये नहीं है कि आप 35 के हो तो आपको अनुवांशिक तौर पे अबनॉर्मल बेबी ही आएगा, या आप 28 के या 25 के हो तो आपको वो नहीं आएगा। तो सबके लिए ये आपको प्रिकॉशंस तो लेने हैं, टेस्ट करना है कि बेबी नॉर्मल है कि नहीं, पर इसके चांसेस जो हैं वो 30-35 के बाद बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए 30-35 वुड बी अ गुड एज। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप तब तक अगर प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं तो वो आपके बेबीज के लिए भी अच्छा रहेगा, आपको कंसीव करने में भी शायद इजियर हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके बॉडी के लिए भी। जैसे एज बढ़ती है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वेट गेन, लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आती है और बॉडी इसको प्रेगनेंसी को टॉलरेट कर सकता है, आने वाले बच्चे को भी वो ब्रिंग अप करने में आपको इजी हो जाता है। सो अराउंड 30-35 वुड बी एन आइडियल एज। ओके। डॉक्टर मिताली, आपने यूके में भी काम किया है, अभी अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल के साथ भी काम कर रहे हो और आपने स्टेरिलिटी पे बहुत अच्छा वर्क किया है। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कोई भी कपल आपके पास आता है, खास करके स्टेरिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए, तो आप कैसे उसको प्रोसीड करते हैं? मतलब आपका बेसिक किस तरह से उसको आगे ले जाते हैं, केस को कैसे हैंडल करते हैं? करेक्ट। तो सबसे पहले तो जैसे हमने देखा कि एक हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि वो कपल के गोल्स क्या हैं, उनको क्या चाहिए, उनके ये गोल्स का कारण क्या है, वो सबसे पहले होता है। सेकेंडली उनकी मतलब ट्राइंग को कितना समय हुआ है। सपोज 6 महीने ही हुए हैं, कपल यंग है, तो हम अलग दिशा में ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। पर अगर 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं और रेगुलरली वो ट्राई कर रहे हैं, कपल का एज थोड़ा हायर साइड में है, तो फिर हम एक बार टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस करवाना पसंद करते हैं, जिसमें बेसिकली लेडी का एक हार्मोनल प्रोफाइल आ जाता है, जिसमें हमने भी बात की वो सारे हार्मोन्स आ जाते हैं, उनका रूटीन बॉडी स्क्रीनिंग हो जाता है। जो हस्बैंड है उनके कुछ कुछ हार्मोन्स, उनका एक बेसिक हार्मोनल प्रोफाइल आ जाता है, उनका सीमेन काउंट आ जाता है कि जो शुक्राणु है उनकी मात्रा कैसी है, वो हेल्दी है नहीं है,
मोटिलिटी कैसी है, ये सारा रिपोर्ट आता है। और लेडी के लिए एक सोनोग्राफी आ जाता है जिसमें हमको उनके इंटरनल पार्ट्स के बारे में पता चलता है। इसके अलावा प्राइमरीली अगर दोनों को कोई एडिक्शंस हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फॉरेन में तो इवन ड्रग्स वगैरह का कॉमनली यूज होता है, तो वो सारी कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई मेजर स्ट्रेसर्स है लाइफ में, तो वो सारी चीजें देखना जरूरी। डिप्रेशन है जो एक मानसिक प्रॉब्लम है, पर उसकी भी काफी इफेक्ट आती है फर्टिलिटी पे। तो ये सारी चीजें हम एक बार स्क्रीन करके देख लेते हैं। सब अगर नॉर्मल है तो हम उनको आईयूआई के साइकिल्स ऑफर कर सकते हैं, या ओवेरियन स्टिमुलेशन विद आईयूआई, जिसका मतलब है कि हम दवाइयां देके स्त्री बीज बने और स्त्री बीज फूट के आए, उसकी पूरी ट्रीटमेंट देते हैं। और जिस दिन हमको पता होता है कि स्त्री बीज फूट के बाहर आने वाला है, उस टाइम पे हम जो हस्बैंड है उनके शुक्राणु को प्योरीफाई करके सीधा गर्भाशय में छोड़ देते हैं, जिसको आईयूआई कहते हैं। अब इस प्रोसीजर के एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें आपको एडमिट नॉर्मली नहीं होना पड़ता है, ओपीडी बेसिस पे प्रोसीजर हो जाता है, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है। तो नॉर्मली हम 3 से 6 साइकिल आईयूआई के करते हैं अगर, तो 70% केसेस में कंसेप्शन हो जाती है और लाइव बर्थ भी हो जाता है। सपोज 6 साइकिल्स में कंसेप्शन नहीं होता है, तो फिर हम कभी कभी ट्यूबल पेटेंसी टेस्टिंग के लिए जाते हैं, जिसका मतलब है कि ओवरीज में से अंडा तो फूट के आ रहा है, पर वो जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, उसके द्वारा अंडा अंदर नहीं जा पा रहा हो, तब वो शुक्राणु से मिल नहीं पाता और कंसेप्शन हो नहीं पाती। तो या तो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी जो एक एक्सरे बेस्ड टेस्ट है वो हम कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आजकल हम लोग डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी के लिए जाते हैं, जिसका मतलब कि कैमरा के द्वारा गर्भाशय की जो अंदर की रचना है उसको हम देखते हैं, और डाई टेस्ट करके जो ट्यूब्स हैं वो खुली है कि फैलोपियन नहीं, ट्यूब। वो भी हम लैप्रोस्कोपी द्वारा देख सकते हैं। अगर ये टेस्ट क्लीन एंड मतलब प्रॉपर आती है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है ट्यूब में, तो फिर हम और 6 साइकिल्स तक ऑफर कर सकते हैं आईयूआई के। और फिर हम डिपेंडिंग ऑन कपल की क्या डिजायर है उसको स्टेप अप कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉर्मली अगर सब नॉर्मल है तो विद इन अ ईयर प्रेगनेंसी डेफिनेटली हो जाती है। यूजुअली कपल क्या है कि इस प्रॉब्लम को छुपा रहे, एक सोशल स्टिग्मा के हिसाब से जल्दी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं। दूसरा ये कि लोगों के मन में ये होता है कि ये ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली रहती है, कि बहुत सारे टेस्ट करेक्ट। और बार बार जाना, और इतना करने के बावजूद भी वो प्रेगनेंसी नहीं रहती है। इसके लिए आप क्या करेक्ट। बताओगे? राइट, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आईवीएफ, आप अगर खर्च की बात करते हैं तो एक आईवीएफ है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसमें आईयूआई से वो 2 कदम आगे है, जिसमें कि लेडी का जो जो स्त्री बीज है वो निकाल लिया जाता है, जो हस्बैंड का स्पर्म सैंपल है वो निकाल लिया जाता है, और दोनों को लेबोरेटरी में फ्यूज करके फर्टिलाइज किया जाता है। और वो जब एम्ब्रियो कुछ दिनों का बन जाता है, उसके बाद उसको स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, और फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो उसका वेट कर दिया जाता है। अब इसमें खर्चा डेफिनेटली ज्यादा आता है। रीजन ये है कि इसकी जो दवाइयां हैं वो महंगी हैं। दो प्रकार के प्रोसीजर से स्त्री को गुजरना पड़ता है। एक है जिसमें हम ओवम पिकअप करते हैं या अंडे को निकालते हैं स्त्री के शरीर से, और दूसरा जो है वो एम्ब्रियो के बनने के बाद उसको अंदर डालते हैं स्त्री के अंदर। तो ये 2 प्रोसीजर्स हैं। कभी कभी कुछ कपल्स जो अंडे अगर ज्यादा अंडे प्रोड्यूस होते हैं दवाइयों से तो उसको फ्रीज कर लेते हैं। तो जब वो एग्स को फ्रीज करते हैं तो पर मंथ उसके जो लैब में फ्रोजन रखते हैं उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं। तो इस प्रकार से आप कौन से टाइप के आईवीएफ के लिए जा रहे हो, क्या स्टेप्स ले रहे हो, उसके ऊपर खर्चा डिपेंडेंट होता है। आप सस्ते ड्रग्स के लिए भी जा सकते हो, पर उसमें रिस्पॉन्स इतना अच्छा कभी कभी नहीं होता है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या कारण है उसके ऊपर ये सारी चीजें निर्भर होती है। सपोज आपके गर्भाशय में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बड़ा फाइब्रॉइड सिर्फ है, तो और वो फाइब्रॉइड आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो सिर्फ वो फाइब्रॉइड निकाल लेने से आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है और आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है। पर सपोज आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो फिर हमारे पास आईवीएफ के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और उसकी साइकिल्स में हर एक साइकिल में 30-40% जैसा नॉर्मली सक्सेस रेशियो होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी एज क्या है, बाकी के फैक्टर्स कैसे हैं, उसके मुताबिक आपको उसमें रिजल्ट आता है। अगर आप उसके कंपैरिजन में आईयूआई की बात करते हो तो खर्चा उसका 1/3 हो जाता है, और समय थोड़ा सा लंबा लग जाता है, पर खर्चा कम हो जाता है, और आपको ज्यादा उसमें कोई बहुत हैवी इंजेक्शंस या कोई प्रोसीजर्स
इससे नहीं गुजरना पड़ता। जैसे हमने बात की कि IUI का जो प्रोसीजर है उसमें एडमिट भी नहीं होना है, एनेस्थीसिया भी नहीं लगवाना है। तो उस प्रकार से ये अगर जरूरत नहीं है तो IVF ना करके IUI भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है। जब मेल में शुक्राणु की डेफिशिएंसी आती है, मतलब उसका काउंट लो आता है, तो दवाई के अलावा कुछ फूड आप सजेस्ट कर सकते हो कि वो फूड खाने से उनके शुक्राणु काउंट कुछ बढ़ सकते हैं ऐसा? करेक्ट। अब मेल्स में भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम उस शुक्राणु कम होने का कारण पहले तो ढूंढे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनके हार्मोन्स। अगर हार्मोन्स नॉर्मल है तो हमको कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी देखनी पड़ती है। कभी कभी हाइड्रोसील नाम की दिक्कत होती है मेन को, तो इसके लिए हमको फिर कभी कभार उनका सोनोग्राफी करवाना पड़ता है स्क्रोटम का, और यूरोलॉजिस्ट को भी रेफर करना पड़ता है अगर कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है, बार बार इन्फेक्शंस रह रहे हैं, तभी भी स्पर्मेटोजुआ का जो हेल्थ है उसके इफेक्ट होती है। अगर वो स्मोकर्स हैं, दिन रात का ज्यादा अगर वो स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस हो या जो भी और स्ट्रेस हो, गाड़ी भी अगर आप बहुत ट्रैफिक में चलाते हैं, वो भी एक प्रकार का स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो हर तरह से स्ट्रेस फैक्टर्स और ये सारे रूल आउट करने के बाद सब अगर नॉर्मल है तो मेन और विमेन दोनों के लिए एडवाइस तो सेम ही होगी कि एक तो एक अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल क्रिएट करें, वर्कआउट्स या वॉकिंग जॉगिंग जो भी आप पसंद करते हो वो एक एक्टिविटी लेवल रखें। और दूसरी बात, खाने में ज्यादा तेल वाला तला हुआ ये सब अवॉइड करें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें, प्रोटीन की मात्रा खाने में बढ़ा दें। तो मेन के लिए 1 to 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो अगर आपकी वेट 60 केजी है तो आपको 60 to 75 ग्राम्स पर डे का प्रोटीन कंटेंट वाली खाने खाने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए आप आपके सारे अगर प्रिकॉशंस लेते हैं तो इससे आपके स्पर्म की हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है। और चांसेस, अगर स्पर्म हेल्दी है तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन भी बढ़ जाते हैं। ओके। आपके पास तो बहुत सारे केसेस स्टेरिलिटी के आपके प्रैक्टिस में रहते हैं, और कुछ आप डिस्कस करना चाहते हो, कोई पॉइंट अगर हमसे आप हमारे डिस्कशन में हाईलाइट करना चाहते हो, कि कोई भी आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। करेक्ट। अब फर्टिलिटी के जो फील्ड है उसमें अपना कंट्री वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है। दुनिया भर में फर्टिलिटी के लिए पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। पर अपने जो पेशेंट्स है, इंडियन जो पेशेंट्स है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले जैसे आपने बोला कि ये महिला की वजह से हो रहा है या ऐसे उन पे दोष ना डालें, तो सबसे पहले अपने आप को दोषी ना समझें, वो सबसे पहली बात। दूसरा, आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट माहौल हो, वैसा आपको देखना बहुत जरूरी है। आपको आपकी क्या प्रॉब्लम है, कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको क्लियर टर्म्स में बता दिया जाना चाहिए। और अगर कोई कारण नहीं है तो वो भी आपको बता दिया जाना चाहिए कि भाई ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद कंसीव नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, बहुत ही रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए। तो हम ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली ही साइकिल में कंसीव हो जाए, पर रियलिस्टिक चीज ये है कि पहली में होने के चांसेस 30-40% होते हैं। तो तो पेशेंस रखें, पॉजिटिविटी रखें, और आपके जो डॉक्टर हैं उनसे क्लियर कम्युनिकेशन रखें और फेथ रखें, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और ये एक दो दिन में नहीं होती है। एक एक साइकिल मींस वन ट्रायल। तो एक ही ट्रायल में हो जाए वो चांसेस कम होते हैं। तो एटलीस्ट साल भर के लिए पेशेंटली आप ट्राई करें। बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के जंप्स ना करें। हम लोग जो हाँ, देखते ये हैं बहुत कि अच्छी पेशेंट बात की होते हैं है वो, कि एक ही डॉक्टर हाँ, को आप उस पर विश्वास रखिए, करेक्ट, उसको ही फॉलो बिल्कुल करो। आप सेकंड ओपिनियन बाकायदा ले सकते हैं। पर एक डॉक्टर ने अभी कुछ शुरू किया और 2 महीने हुए नहीं, फिर आप दूसरे के पास जाते हैं, अब वो अपने तरफ से रिपीट वापस सब शुरू करेंगे, तो जो पिछले 2 महीने का फायदा है वो आप जीरो कर देते हैं और फिर आप नए सिरे से शुरू नए करते से हैं, शुरू तो करते आपके हैं। 2 महीने का लॉस हो गया। तो इसीलिए पेशेंस रखना और फेथ रखना। अगर डॉक्टर में फेथ नहीं है, आप किसी और के पास जाइए, पर फेथ हो तभी आप जाइए और आपके सवालों का आपको जवाब मिले वैसे पर्सन को आप सिलेक्ट करें। ओके डॉक्टर मिताली, थैंक यू। आपने हमारे लास्ट वीडियो में आपने प्रॉमिस किया था कि हम स्टेरिलिटी पे फिर से मिलकर बात करेंगे, वो प्रॉमिस आज राइट, आपने आज पूरा किया है। मैं हमारे थैंक यू व्यूअर्स सर। की ओर से आपका आभार मानता हूँ, और
थैंक यू। आशा रखता हूँ कि ये सारे जो भी आपने पॉइंट डिस्कस किए बहुत अच्छे से बहुत कुछ बताया है आपने, तो जो कपल्स को ये प्रॉब्लम है स्टेरिलिटी का, उनको ये आपने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी बातें की है, वो काफी यूजफुल रहेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू।